हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। बाकी प्रैक्टिस भी आपकी शुरू होने वाली है। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं, यानी कि थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस थ्योरी क्लासेस करा दी गई। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए और नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपके जीके और जीएस के नोट्स अगर किसी को चाहिए हैं, ठीक, तो उसकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है लगभग, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। हमसे पूछा है कि विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता से संबंधित मैंने विशेषताएं आपको कराई थी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, सृजनात्मकता होती क्या क्या है। देखो, सृजनात्मकता विद्यार्थियों में जैसे कि अपसारी चिंतन, जैसे कि मैं अभी पीछे बताकर आया हूँ, अपसारी सोच, सृजनात्मकता, समालोचनात्मक चिंतन, ये सब किस में आती हैं, इसमें आती हैं सृजनात्मकता में। इसमें आता है अपसारी सोच, एक चीज़ को कई तरीके से सोचना, नवीनता, मौलिकता, है ना। लिख दूँ, लिख देता हूँ। देखो, इसमें आ जाता है आपका अपसारी सोच या चिंतन बोल सकते हैं, जो चाहे वो लिख दो। ठीक है, अपसारी सोच आ गया। इसमें आ गई आपकी नवीनता। ठीक, इसमें आ गई आपकी मौलिकता। ठीक, मौलिकता आ गई आपकी। उच्च क्रम समस्या समाधान। ठीक, उच्च क्रम समस्या समाधान, ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। होती बहुत है, मैं फिलहाल इतना ही लिखवाता हूँ मैं। नवचारी प्रयोग, यानी कि नया कुछ करना, चारी प्रयोग। तीव्र जिज्ञासा होती है इसमें, है ना। तीव्र जिज्ञासा होती है। अपसारी सोच होगी समस्या की। बाकी स्वतंत्र निर्णयन होता है, और होता है स्वतंत्र निर्णयन। ठीक, आदि ये सब क्या होती है, रचनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। कहता है कि कौन सा नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान होता है, बिल्कुल होता है। अभिसारी सोच नहीं होती है, यही वाला आपका ऑप्शन होगा। अपसारी होती है, अभिसारी नहीं होती है। नवचारी प्रयोग होता है, जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, फिलहाल सारे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। फिर से कह रहा है कि बचना चाहिए, स्मरण रखने को सुसाध्य बनाने के लिए किससे बचना चाहिए। आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का बताना है। देखिए, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्मृति सहायक विधियों को लागू करके। कौन सी स्मृति सहायक विधियाँ लागू करके एवं संगठनात्मक चार्ट बनाकर सीखने पर बल देना चाहिए, और मानसिक चित्र व रणनीतियाँ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, किंतु बेटा असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने में सदैव बचना चाहिए। जो संबंध ही नहीं रखते हैं, स्मृति सहायक विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, संगठनात्मक चार्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मानसिक चित्रण का भी करना चाहिए, लेकिन असंबद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल, जब सीखने वाली यानी कि टीएलएम का इस्तेमाल किया जाए तो विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये बताना है आपको। 22 का आप लोग आंसर देंगे। देखो, जब सीखे जाने वाली सामग्री यानी कि पूर्व ज्ञान या मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, तभी तो बच्चे जल्दी सीखेंगे ना। तभी तो कहते हैं ना, जब बच्चा क्लास में आए या आप क्लास में पहुँचें तो आपको क्या करना है, पहले उसका आकलन तो करना है, लेकिन निदान करने के लिए करना है। फिर आप जान सकेंगे कि वो किस माहौल से आया है, आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल लेना है, किस तरीके से किस चीज़ को समझाना है ना। तो पूर्व ज्ञान और मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। ऐसे ही तो होगा ना, कोई भी टीएलएम हो। इसलिए शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना चाहिए, टीएलएम का या पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, तथा अपने पढ़ाए जाने वाले जो भी टॉपिक को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए ही क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक, तो हमसे कहता है कि कौन सा बेहतर है, जटिल और व्यापक होना चाहिए, नहीं।
अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। उनके सामाजिक संदर्भ भिन्न होना चाहिए। भाई उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ होना चाहिए ना। एनसीएफ यही तो कहता है ना कि उनके बाहरी जीवन से यानी कि उनके माहौल से जुड़कर पढ़ा हो। ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया। तो मैंने बताया कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए या पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बात करता है इस टॉपिक पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। शैक्षणिक सह शैक्षणिक जैसे कि बहुत सी चीज़ होती हैं स्कूल में, खेल वगैरह, प्रोग्राम, ठीक, ये सब चीज़ें इसमें सब आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा विफलता का योगदान देता है। 23 का बताना है। देखो, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, जो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है जो जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है। असंबद्ध उदाहरणों का प्रयोग, कठोर परीक्षा प्रणाली एवं शिक्षक का उपेक्षित व्यापार, यानी कि थोड़ा वैसा व्यापार गंदा वाला, जैसे कि तू तड़ाक बोलना, इधर बैठ उधर मारूंगा, है ना, इस तरीके से। आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थी की विफलता में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका यही हो गया कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो, या आपका हो गया असंबद्ध उदाहरणों, ठीक, या हो आपका कठोर परीक्षा प्रणाली, ठीक, कठोर परीक्षा प्रणाली, और आपका यही सब होते हैं जो क्या करते हैं, विफलता में योगदान देते हैं। बाकी अनुभवात्मक शिक्षा, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीएफ 2005 से है। कहता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सक्रिय रूप से प्राप्त करते हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये गलत है, विनियमित करने की क्षमता होती है। बच्चे रखने के माध्यम में सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, ये भी नहीं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे नन्हे कैसे होते हैं, खोजकर्ता या अन्वेषक होते हैं, यानी कि प्रश्न पूछना, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक। पूछताछ हो गया, अन्वेषण हो गया, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, व्यावहारिक प्रयोग, विचार, स्थितियों की रचना आदि को सक्रिय व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए। यदि कोई आप एक टॉपिक या संप्रदाय पढ़ा रहे हैं तो आप एक शिक्षक होने के नाते किस चीज़ से बचेंगे। कह रहे हैं उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, ये तो देना चाहिए, देखो उदाहरण तो आपको देना चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है आपका। उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, यानी कि उससे रिलेटेड उदाहरण ना हो, ये गलत हो सकता है। फिर भी नीचे देखते हैं, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, ये भी आपका ठीक है। उनकी संस्कृति में प्रचलित अधरूप होना चाहिए, ये भी ठीक है। यानी कि 25 का हमारा बी लग रहा है, ठीक। एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को उस संप्रदाय के लिए जो असतत उदाहरण है प्रयोग से सदैव बचना चाहिए, किंतु उससे उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, गैर उदाहरण और उनकी संस्कृति से प्रचलित आदि रूप आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि या अभिप्रेरणा कहलाती है। देखो, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता अधिसंज्ञान को दर्शाती है। सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व संबंधित व्यवहार, गुण, दोष, विशेषताओं, क्षमताओं एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को हम अधिसंज्ञान आदि की संज्ञा देते हैं। फिलहाल जो हमारा फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अधिसंज्ञान बोलते हैं। अधिसंज्ञान किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ। सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व, संबंधित व्यवहार, गुण, दोष, विशेषताओं, क्षमताओं एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को अधिसंज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया को शामिल महत्वपूर्ण चरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 का आप लोग आंसर देंगे आरोपण, नकल, समस्या समाधान या निष्क्रिय ध्यान।
देखो, सामान्यतः समस्या समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत कठिनाइयों की पहचान की जाती है, ये तो होता है ना समस्या समाधान में, और लक्ष्यों का व्यापक स्तर पर निर्धारण किया जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, संभावित समाधान परिणामों की खोज तथा तदनुसार कार्य करना। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर परिणामों का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि महत्वपूर्ण चरण क्या है, समस्या समाधान, क्योंकि अब समस्या समाधान का कोई क्वेश्चन या कुछ भी आप देंगे बच्चों को तो इससे कठिनाई की पहचान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, ठीक है, रीज़न एसेशन से क्वेश्चन है। तरीका मैंने बताया था कि आप लोगों को अभी इसको अभिकथन और कारण नहीं समझना है, अभी आपको इसके सिर्फ ऑप्शन समझना है और देखना है कि ऑप्शन ठीक है या नहीं है। इससे आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा कहता है कि ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। अब इससे दो ऑप्शन कट जाएंगे, ये देखो ये कटा और ये कटा। अब या तो ए होगा या तो बी होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि शब्द लगाना है। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फिर से पढ़ना है आपको कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल क्योंकि के बाद पहले वाले का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको हमेशा इसी तरीके से करना है, पहले दो ऑप्शन को ऑप्शन के हिसाब से पढ़ना है और जब उसका कुछ रीज़न निकल कर आ जाए तो क्योंकि शब्द लगा के पढ़ना है। यदि क्योंकि के बाद उत्तर मिलता है तो आर ए की व्याख्या करता है और उत्तर नहीं मिलता है तो आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, किस चीज़ से? गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर इससे बोरियत संभावना है, गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर, या उन्हें सफलता मिलने पर, या उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। 29 का आप लोगों को बताना है। देखो, गतिविधियों को महत्व न देने पर यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर महत्व देंगे तो बोर नहीं होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी तब भी वो बोर नहीं होंगे, सफलता की अगर आप उनसे अपेक्षा रखेंगे तब भी बोर नहीं होंगे। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी करना सुनिश्चित करने के लिए करके सीखने, गतिविधियों को महत्व देने, उनसे प्रश्न पूछने, अपने विचार प्रस्तुत करने, सवाल जवाब करने, क्वेश्चन करने, ये सब चीज़ें शामिल होना चाहिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर देंगे। कहता है कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना चाहिए, या गतिविधि की प्रक्रिया पर प्रतिपुष्टि देना चाहिए, या विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना चाहिए, या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना चाहिए। ठीक, फिलहाल मुझे पहला ही वाला ऑप्शन लग रहा है, देखते हैं। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि पर अपना विशेष महत्व होता है। ठीक है, प्रतिपुष्टि पर अपना क्या होता है, विशेष महत्व होता है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम संबंधित कठिनाई से अवगत कराने, ठीक, क्या करती है ये, अधिगम संबंधित कठिनाई से अवगत कराने, उनमें सुधार तथा उपचारात्मक शिक्षण करने आदि की विशेष भूमिका निभाती है। पहले तो आप प्रतिपुष्टि समझ गए। सामान्यतः गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, और अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना आदि तरीके प्रतिपुष्टि को प्रेरक रूप से उपयोग करने का उचित तरीका है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा अनुचित है, तो अनुचित है हमारा कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित पुष्टि देना, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गलत होगा। फिलहाल ये सब आपके ठीक हैं, लेकिन उत्तर नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही।